पार्टी ने जो तमिलनाडु में जो एआईडीएमके ने इनसे नमस्ते किया है, तो उसमें एक हैशटैग का इस्तेमाल किया है तमिल में, नंदरी मीनूडू मोरथिरगल। इसका अर्थ है शुक्रिया दोबारा नहीं। मैंने बीजेपी शुक्रिया दोबारा नहीं, कि विधानसभा में जो जीतता है फिर लोकसभा में भी वही जीतता है। तो इस बार बारी वहां डीएमके की है, और डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो डीएमके कांग्रेस का जो है जीतने की बारी है वहां पर। तो इसलिए जब हमें जीतना भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हम बीजेपी को क्यों ढोएं, या बीजेपी को लगता है कि ये जीतेंगे नहीं तो हम एआईडीएमके को क्यों ढोएं। तो बीजेपी तो अभी भी यही चाहती है कि मुस्लिम और हिंदू पार्टी में पूरा देश बढ़ जाए, और मुस्लिम और हिंदू पार्टी मिलकर सरकार बनाया करे, बाकी सेकुलर लोग जो है किनारे लग जाए, ताकि हमेशा से उसकी सरकार रहे। बीजेपी के साथ तो यही बात है, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे ने साथ छोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, अब एआईडीएमके ने साथ छोड़ा। हाँ, इस बीच में जुड़ा कौन, तो इस बीच में देवगौड़ा की पार्टी जुड़ी वहां कर्नाटक में। तो देवगौड़ा की पार्टी जुटी, तो देवगौड़ा की पार्टी में जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, उनकी लगभग भगदड़ जैसी मचने वाली है। ऐसी लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, और एक बड़े नेता ने वहां मुस्लिम समुदाय के उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि बीजेपी को अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 20 सीटें लगभग दी थी, और उसमें इनकी सफलता बहुत ही नगण्य टाइप की थी एआईडीएमके के। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन करके नहीं, बल्कि अकेले चुनाव लड़ा होता, तो हो सकता है कि ज्यादा बेहतर करती। सनातन विवाद के बाद तमिलनाडु में बीजेपी को एक और झटका। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हो गई है, गठबंधन तोड़ लिया है, और ट्विटर पे लिखा है दोबारा मत आना। धीरे धीरे करके बीजेपी के जो मजबूत सहयोगी सब रहे हैं अलग होते जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए, शिवसेना अलग हुई, और तमाम ये घटनाएं चल रही। क्या है इसके मायने? और ठीक कई राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। दोस्तों, ये पूरा एपिसोड सुनने और समझने लायक है, और इसमें डीएमके के इतिहास को भी जानेंगे और एआईएडीएमके के इतिहास को भी जानेंगे। तमिलनाडु में दोनों राइवल पार्टी रही है। जयललिता का नाम आपको याद होगा, अब वो नहीं है। उनकी पार्टी है एआईएडीएमके, और करुणानिधि स्टालिन की पार्टी है डीएमके। बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है, और लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से दक्षिण का दरवाजा बंद ही हो जाएगा। क्या उसका प्रभाव उत्तर भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा, ये देखना बेहद जरूरी है। दो खास मेहमान हैं, संजीव पांडे साहब हैं, जेपी सिंह साहब हैं। लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं, इनसे समझेंगे उस पॉलिटिक्स के, तमिलनाडु के की पॉलिटिक्स का इतिहास, और बीजेपी की कश्मकश और उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव। स्वागत है सर। संजीव जी से शुरू करते हैं। जी संजीव जी, जी नमस्कार जी। देखिए, कल जो एआईएडीएमके जो स्वर्गीय जयललिता की जो पार्टी है, उन्होंने औपचारिक रूप से फैसला कर लिया कि भारतीय, आज की जो खबरें हैं वो बता रही हैं कि इसके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफी आतिशबाजी करी, और उन्होंने खुशी मनाई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूट गया। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ही एक झटका है कि जो लगातार इंडिया के गठबंधन के बाद जो एक एनडीए की कवायद दोबारा शुरू की गई थी, क्योंकि 2014 के बाद एनडीए हाशिए पे था, भारतीय जनता पार्टी टॉप पे थी, एनडीए के सारे जितने भी सदस्य थे वो सरेंडर किए हुए थे। तो उसके बाद जब इंडिया गठबंधन जब मजबूत हुई, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही है, हमारा गठबंधन कमजोर हो रहा है, या पार्टी कमजोर हो रही है, गठबंधन की तो परवाह ही नहीं मार रहे थे। और छोटे छोटे दलों को, जैसे जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, हरियाणा से गोपाल कांडा, रोम प्रकाश राजभर, और इसे तमाम लोगों को जब इकट्ठा करने की कवायद चल रही थी, उसी बीच जो एक सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन की थी एआईएडीएमके ने, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम भाजपा गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत
चालाकी से इस पे कोई बहुत खास प्रतिक्रिया नहीं दी है और राष्ट्रीय नेतृत्व चुप है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व जो है वहां भी वो लगातार साइलेंट होके बोल रहा है कि ये तो जी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली फैसला लेगा, दिल्ली इस पे बयान देगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो गठबंधन के टूटने का जो तत्कालिक कारण बताया जा रहा है, बीजेपी के स्थानीय जो इकाई है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है, उसकी एरोगेंसी। और एआईएडीएमके ने एलिगेशन लगाया है कि ये जो अन्नादुरई जो शायद इनके लेकर लगातार अपमानजनक टिप्पणी हो रही थी और जो द्रविड़ कल्चर को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे थे और उसके कारण वो उनसे अलग हो रहे हैं और स्थानीय जो द्रविड़ कल्चर का भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे थे, तो ये कारण बताया है। लेकिन स्थानीय जो कुछ कारण और भी बताए जा रहे हैं कि एआईएडीएमके ने कुछ मजबूरियों में इनसे दूरी बनाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि जिस ढंग से स्टालिन ने वहां पे अपनी जमीन मजबूत करी है सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट मोर्चेबंदी करके, जो स्टालिन के जो बेटे हैं, जो जिस ढंग से उन्होंने बयान करके अपना, बेशक उत्तर भारत में उसका नुकसान हो रहा हो, लेकिन जो तमिलनाडु की राजनीति में उनकी स्थिति मजबूत हुई है, तो इस कारण से लोग बता भी रहे हैं कि एआईएडीएमके की मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए, जो मुख्य रूप से जो नॉर्थ इंडियन जो कल्चर को आगे प्रमोट करती है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास करने को कोई भी बड़ा क्षेत्रीय दल नहीं है। टीडीपी ने भी अभी दूरी बना रखी है। तो ये जो है कि एक इंपॉर्टेंट जो एक प्रदेश की राजनीति में बहुत ही प्रभावी, जो पूरे प्रदेश में प्रभाव रखती है, बेशक अभी वहां विपक्ष में है, लेकिन पैन तमिलनाडु अफेक्ट एआईएडीएमके का माना जाता रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी जेपी सर। जी देखिए, तमिलनाडु में पिछले काफी समय से एक बार डीएमके, फिर एक बार एडीएमके, फिर एक बार डीएमके, फिर एक बार एडीएमके सत्ता में आती रही। अभी तक ये डीएमके के साथ ये था कि एमजी रामचंद्रन की पार्टी थी, एमजी रामचंद्रन के करिश्माई व्यक्तित्व में वोट खींचने की ताकत थी। लेकिन जब एमडी रामचंद्रन नहीं रहे और जयललिता की ताजपोशी नहीं हुई थी, तो जानकी रामचंद्रन जो थी वो उन्होंने एआईडीएमके की कमान संभाली थी, लेकिन उनमें वो करिश्माई ताकत नहीं थी। तो राजनीतिक रूप से उनका पराभव हो गया और जयललिता की एंट्री हुई। फिर जयललिता द्रमुक मैंने एआईडीएमके डीएमके। आज की डेट में न जयललिता है और एमजी रामचंद्रन तो है नहीं, तो उनके पास कोई करिश्माई नेता नहीं है जो सब खींच सके। इसके बाद जैसा कि संजीव भाई ने कहा कि वहां की जो स्टेट यूनिट है वो लगातार अपमानजनक एआईडीएमके के लिए स्थितियां पैदा कर रही। तीसरी बात, जो सनातन विवाद हुआ, तो सनातन विवाद में आपने आज तक नहीं देखा होगा कि एआईएडीएमके ने उसकी निंदा की हो। बीजेपी उसकी निंदा कर रही है, तमिलनाडु की बीजेपी उसके खिलाफ बोल रही है, लेकिन एआईएडीएमके ने आपका क्या कहते हैं वो उसकी निंदा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो उसकी निंदा करना उनको जो है राजनीतिक रूप से सूट नहीं करता। वो उनके खिलाफ जाता कि ये द्रविड़ संस्कृति के खिलाफ सनातन के पक्ष में है। और वहां पेरियार ने जो एक द्रविड़ उसका जो है वो एक सेट कर रखा है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, कांग्रेस पहले ब्लेमेंटिकल सोसाइटी को लेकर के चल रही थी, अंत में कांग्रेस को भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ा और डीएमके के साथ गठबंधन करना पड़ा और उसने ब्लेमेंटिकल वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और द्रविड़ जो है वो मेजॉरिटी में है, तो इसलिए उन्होंने उसकी निंदा नहीं की। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा रहा। दूसरी बात, बीजेपी जिस तरह जो है अपमानित कर रही थी एआईडीएमके को, उसके पीछे बीजेपी की एक बहुत दूर की सोच भी मेरी समझ से है। बीजेपी चाहती है कि, क्योंकि बीजेपी को अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें 20 सीटें लगभग दी थी और उसमें इनकी सफलता बहुत ही नगण्य टाइप की थी एआईडीएमके के। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि अगर एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन करके नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ा होता तो हो सकता है कि ज्यादा बेहतर करती स्टालिन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इनके मन में है कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया को बहुमत नहीं मिला
माने इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और वो अल्पमत में रह गए और हमारी सरकार बनेगी, तो हमें अगर कुछ लोगों की जरूरत होगी तो हो सकता है कि डीएमके को हम जो है अपने लिए समर्थन जो है जुटा लें आज चुनाव के बाद, बड़ी दूर की कौड़ी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। तो बाकी एआईडीएमके और बीजेपी, अब अगर अगर बीजेपी को इतना बड़ा झटका है तो बीजेपी के जो नेता वहां के स्थानीय है वो क्यों एआईडीएमके को जो है जलील कर रहे थे बात बात में? क्यों वहां का जो अध्यक्ष अल्लाह मलाई, क्या नाम है उसका, वो बार बार जो है क्या कहते हैं उनको जो है मतलब जलील करने की जो है स्थिति में जो है कर देता था, एआईडीएमके को शर्मिंदगी महसूस करवाता था। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन अब देखिए बीजेपी के साथ तो यही बात है, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे ने साथ छोड़ दिया, शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, अब एआईडीएमके ने साथ छोड़ा। हाँ, इस बीच में जुड़ा कौन? तो इस बीच में देवगौड़ा की पार्टी जुड़ी वहां कर्नाटक में। तो देवगौड़ा की पार्टी जुटी तो देवगौड़ा की पार्टी में जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं उनकी लगभग भगदड़ जैसी मचने वाली है, ऐसी लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। एक बड़े नेता ने वहां मुस्लिम समुदाय के उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो वहां से अगर वो देवगौड़ा की पार्टी से सारा मुस्लिम समाज अगर बाहर निकल गया तो देवगौड़ा की पार्टी बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं सीमित हो जाएगी और एक प्रकार से उसका भी जो है राजनीति जो है वो नगण्य नेताइज्म में पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी के लिए लगातार सब माइनस पॉइंट ही चारों तरफ से चल। जी संजीव जी, ये क्या बीजेपी जो एकदम अकूत शक्तिशाली पार्टी हो गई, उसका अहंकार है कि जो धीरे धीरे करके जो है वो सब उनके सहयोगी कटते जा रहे हैं? चलिए संजीव जी। इस स्थिति में नहीं है कि कोई, हाँ, वर्तमान में बीजेपी ऐसी कोई भी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी इस चीज को अफोर्ड कर सके कि कोई सहयोगी दल छोड़े। मेरा यह मानना है कि बीजेपी के अंदर भी अब कुछ एक कंफ्यूजन की स्थिति है और बीजेपी के रणनीति में इस तरह के बयानबाजी करने के बाद अगर बीजेपी को लग रहा है कि तमिलनाडु में मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि किसी ने हाईकमान को या तो मिसगाइड किया है कि अगर हम एआईएडीएमके को तो गाली देंगे तो शायद हमारी स्थिति मजबूत होगी। और चूंकि उनका ये भी कहना होगा कि जयललिता जैसा कोई करिस्मेटिक लीडर एआईएडीएमके के पास है नहीं, और जो दो सेकेंड लाइन लीडरशिप है पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम, दो लीडरशिप हैं जिनके बीच आपस में टकराव भी हुआ था बीच में, और पलानीस्वामी मजबूत होकर उभरे थे, पन्नीरसेल्वम जो है थोड़े से वीक हुए थे। तो उनको लगता होगा, और छोटे छोटे नेता हैं पार्टी में, कोई उतना मजबूत कोई नेता एकजुट रखने वाला कोई नेता नहीं है एआईएडीएमके का, तो उसका जो ग्राउंड है बीजेपी गेन कर लेगी। तो ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के कुछ नेताओं का ये भी सोचना है कि ऐसे जंचर पे कि जब आपके हमारे साथ बहुत बड़े बड़े सहयोगी छोड़ के चले गए हैं, वैसे में जो एक सबसे बड़ा एक सहयोगी है एआईएडीएमके का, बेशक अभी सांसद कम हो, वहां सरकार न हो, लेकिन पैन तमिलनाडु एक प्रभाव है, तो उसको छोड़ने से एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है पूरे कंट्री में जाता है कि देखिए जो एक सबसे बड़ा एक जो सहयोगी था वो पार्टी छोड़ गया। देखिए बीजेपी का जो तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें एक नए एंगल से सोचने की जरूरत है। बीजेपी का सिर्फ पॉलिटिकल टकराव तमिलनाडु की इनका विभाजन हम 1960 के दशक में हुआ था और एआईएडीएमके और करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन के दोनों का अलग अलग रास्ते हो गए थे। नहीं तो इन सबों का अगर देखिएगा तो एक जमाने पे जाके जो बेस है वो जस्टिस पार्टी है, और जो द्रविड़ मूवमेंट जो एक ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का जो खिलाफ जो मूवमेंट था वो दोनों का वही बेस है। जी हेलो सर के पास। हेलो हेलो जी आपका नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम। जी हाँ बोलिए हाँ हाँ। तो बीजेपी का जो एक है कि बीजेपी जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का जो खिलाफत हुआ है, तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी थी, कांग्रेस सेक्युलरिज्म की राजनीति करती थी। तो तमिलनाडु में एक सांस्कृतिक या कल्चरल टकराव स्थानीय दलों से कांग्रेस का कभी नहीं हुआ। राजनीतिक टकराव जरूर हुआ है, लेकिन बीजेपी को वहां पे दो फ्रंट पे टकराव लेना पड़ेगा।
एक तो कल्चरल टकराव होगा, क्योंकि बीजेपी नॉर्थ इंडियन जो कल्चर और जो सोशल ऑर्डर, जो कल्चरल ऑर्डर और रिलीजियस, जो नॉर्थ इंडियन जो हिंदू धर्म का जो एक रिलीजियस ऑर्डर है उसको बीजेपी प्रमोट करती है। और तमिलनाडु के जो रिलीजियस जो ऑर्डर है बेशक हिंदुइज्म ही है, सविज्म ही है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया के एकदम टोटली जो नॉर्थ इंडियन जो हिंदू धर्म का जो धारा है उससे उसके डिफरेंट अपोजिट पार्टी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में जो ब्राह्मण जो पॉलिटिक्स है अब वो एकदम नहीं है, जीरो है। और वहां के जो पॉलिटिक्स को जो डोमिनेट करते हैं वो मिडिल क्लास पीजेंट्री और जो पिछड़ी जातियां और प्लस दलित जातियां ही वहां की राजनीति को डिसाइड करते हैं। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जातियां, जो दो इंपॉर्टेंट जातियां हैं जो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत प्रभावी है, वो है गोंडर और थेवर। और एआईएडीएमके के जो दोनों लीडर हैं, थेवर कम्युनिटी से हैं, गोंडर कम्युनिटी से हैं। गोंडर से ये पलानीस्वामी है और वो जो पलनीसेवम है जो है थेवर कम्युनिटी से हैं। और जयललिता एक ऐसी लीडर थी जो बेसिकली कास्ट से तो ब्राह्मण थी और वो नॉन तमिल थी, वो कर्नाटक या कहीं केरल की रहने वाली थी ओरिजिनली, लेकिन उन्होंने द्रविड़ कल्चर को अपनाया और द्रविड़ पॉलिटिक्स ने उनको एक्सेप्ट किया। और इसी ढंग से जो स्टालिन है वो भी वेल्लाल कम्युनिटी जो है साउथ इंडिया की, उससे वो भी पिछड़ी जातियों में ही आते हैं। तो वहां की पॉलिटिक्स में टोटल डोमिनेंस पिछड़ी जातियों का है और गाये बगाए पिछड़ी जातियों और दलित जातियों का पॉलिटिकल उसके लिए टकराव होता है। एक बनियार जाति है जिनका पीएम के पार्टी है, अनबुमणि रामदास उसके लीडर है। तो ये जातियां हैं। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन जातियों में बीजेपी का कोई रूट नहीं है। न थेवर में बीजेपी का रूट है, न गोंडर में रूट है, न बनियार्स में रूट है और न दलित कम्युनिटी में रूट है। और वहां पे 7 से 8% मुसलमान भी बीजेपी के खिलाफ है। और इमीडिएट ये बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके का बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का एक और कारण था कि वहां के मुस्लिम जो है एआईएडीएमके से दूर हो रहे थे और वो डीएमके की तरफ गोलबंद हो रहे थे। तो ये कारण ये भी बताया जा रहा है। तो बीजेपी को कई बड़ी चुनौतियां हैं। कोई बीजेपी द्रविड़ मूवमेंट के लोग जो है बीजेपी को स्वीकार नहीं करते, उनको नॉर्थ इंडियन जो हिंदू कल्चर है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो पिछड़ी जातियां जो डोमिनेट करती है या मिडिल क्लास पीजेंट्री जो डोमिनेट करती हैं, उनको बीजेपी वो आज भी बीजेपी को स्वीकार नहीं करते। वैसे में एआईएडीएमके का जाना बीजेपी कितना अफोर्ड कर पाएगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए, इसीलिए मैं मान रहा हूं कि एक झटका है कि ये एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। क्योंकि एआईएडीएमके को बीजेपी का कितना फायदा होगा ये मुझे नहीं पता तमिलनाडु में कि बीजेपी का कितना वोट है, एआईएडीएमके को ट्रांसफर हो जाएगा तो एआईएडीएमके को कितना वोट। लेकिन इतना जरूर है कि एआईएडीएमके का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा तो उसका फायदा होगा, क्योंकि एआईएडीएमके बड़े लंबे समय से वहां की राजनीति में है और उसका एक अपना वोट बैंक है, तो उसका फायदा तो बीजेपी को होगा। लेकिन बीजेपी को कितना मिलेगा वोट, बीजेपी कितना वोट उनको ट्रांसफर करती है, ये अभी संभावना बहुत वीक है वहां पे। तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी जेपी सर जी एमजी रामचंद्रन भी ब्राह्मण ही थे, जहां तक मैं जानता हूँ। जयललिता ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने दलित द्रविड़ पॉलिटिक्स को वहां प्रमोट किया और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। अगर मान लीजिए डीएमके तो खुल के द्रविड़ पॉलिटिक्स कर रही है, खुल के, और अभी स्टालिन के बेटे ने जो किया हम सबके सामने है कि मान लीजिए कि एआईडीएमके जयललिता की पार्टी अगर कमजोर होती है तो वोट किसकी तरफ जाएगा? क्या बीजेपी तो सनातन के साथ है, सनातन पॉलिटिक्स का वहां कुछ स्पेस नहीं है, तो आखिर बीजेपी करे क्या? वो वोट एआईडीएमके का वोट तो मुझे लगता है डीएमके की तरफ भी शिफ्ट होगा, क्योंकि पिछड़ी जातियों की राजनीति है वहां। जी देखिए, तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही एडीएमके का वोट जो है वो डीएमके की ओर शिफ्ट हो गया। वो लोकसभा में भी रहेगा, और बल्कि ये जो सनातन और जो द्रविड़ विवाद चला है इसमें जो है वो और सीमेंटेड हुआ है डीएमके के पक्ष में। और अब जो है जो मुकाबला त्रिपक्षीय होगा कि बीजेपी भी लड़ेगी, एआईडीएमके भी लड़ेगी और इंडिया गठबंधन भी डीएमके के लीडरशिप में वहां लड़ेगा। तो अब त्रिपक्षीय जो चुनाव होगा तो उसमें तो डीएमके का स्वाभाविक रूप से अब अपर हैंड हो जाएगा त्रिकोणीय संघर्ष में। डायरेक्ट संघर्ष में तो एक बार ज्यादा संघर्ष की स्थिति होती है, त्रिकोणीय संघर्ष में तो अक्सर एक जो है एक पार्टी का जो है वो उसको जो है अनावश्यक लाभ मिलता है, तो डीएमके को मिलने जा रहा है। देखिए, पार्टी ने जो तमिलनाडु में जो एआईडीएमके ने इनसे नमस्ते किया है
तो उसमें एक हैशटैग का इस्तेमाल किया है तमिल में, नंदरी मीनूडू मोरथिरगल। इसका अर्थ है शुक्रिया दोबारा नहीं, मैंने बीजेपी शुक्रिया दोबारा नहीं। तो सवाल इस बात का है कि अब दोबारा नहीं, अब देखें बीजेपी वहां क्या करती है। दूसरी बात, एक और भी बात है कि जब वहां पाने के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्यों कोई एक दूसरे का जो है क्या कहते हैं पल्लू पकड़ करके उसका टार्चर सहे। ये भी इसके पीछे एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को दीवार पर लिखी भारत की तरह दिखाई पड़ रहा है कि जो डीएमके के जो है, और यही वहां का ट्रेंड भी है कि विधानसभा में जो जीतता है फिर लोकसभा में भी वही जीतता है। तो इस बार बारी वहां डीएमके की है और डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो डीएमके कांग्रेस का जो है जीतने की बारी है वहां पर। तो इसलिए कि जब हमें जीतना भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हम बीजेपी को क्यों ढोएं, या बीजेपी को लगता है कि ये जीतेंगे नहीं तो हम एआईडीएमके को क्यों ढोएं। तो अपने अपने मन से ही जो है चौवा छक्का उड़ा के देखें, तब चौवा छक्का उड़ेगा अपने आप जो है वो 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। और बाकी वहां ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण तो पेरियार भी थे जिन्होंने पूरे द्रविड़ मूवमेंट को चलाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तार तार कर दिया। पेरियार ब्राह्मण नहीं थे, किसी और कम्युनिटी के थे, पिछड़ी बहरहाल कम्युनिटी हमने तो अभी तक यही सुना है कि पेरियार ब्राह्मण। नहीं नहीं नहीं, वो पिछड़ी पढ़ा कम्युनिटी भी के थे। पहले यही है, अब इधर नया जातियों का छिद्रान्वेषण हो रहा है, नहीं पहले यही माना जाता था कि पेरियार जो है ब्राह्मण। नहीं नहीं, काशी के पंडों ने उनको खाना नहीं दिया, ढाबा में धकेल दिया, कचरा में से खाना खाना पड़ा। वो किसी और जाति के, पिछड़ी जाति के हैं, वो शायद नाई तरह की जाति है, उस जाति के हैं, और वो ब्राह्मण नहीं थे जी। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई किसी में भी जा सकता है। कोई जो बड़ा आदमी हो जाता है उसको कोऑपरेट इनकॉर्पोरेट कर लेता है, जैसे कबीर, जैसे रविदास, सबको अपने मिलाने की कोई तो आदत है पुरानी जी। नहीं तो ये तो बीजेपी भी कर रही है, पूरे कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी अपना बना रही है, अपना आइडियल बना के पेश कर रही है, क्योंकि उसके पास अपना कोई आइडियल है ही नहीं जिसको वो पेश कर सके। कभी वो गांधी को करती है, कभी पटेल को करती है, कभी सुभाष चंद्र बोस को कब्जाने की कोशिश करती है, कभी भगत सिंह की विरासत को ढोने लगती है। तो बीजेपी का भी जो है यही सिस्टम है, क्योंकि बीजेपी के पास गोलवलकर और हेडगेवार के बारे में कुछ बताने के लिए तो है नहीं, और न श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताने के लिए जो दीवार पे लिखी भारत की तरह सूरावर्दी की सरकार में जो है वो क्या कहते हैं मंत्री थे जी। तो बीजेपी तो अभी भी यही चाहती है कि मुस्लिम और हिंदू पार्टी में पूरा देश बढ़ जाए और मुस्लिम और हिंदू पार्टी मिलकर सरकार बनाया करे, बाकी सेकुलर लोग जो है किनारे लग जाए ताकि हमेशा से उसकी सरकार रहे। तो उनकी तो ये इन प्रकार से सरकार है, और उनके तो मामले को आप जो है वीर सावरकर से समझ सकते हैं, जिनके लिए साधन की पवित्रता का कोई महत्व नहीं था, साध्य का लक्ष्य था। तो बार बार माफी मांगो, बार बार वीरता प्रदर्शित करो। संजीव जी, विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तो ये सब जो अभी चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा विधानसभा चुनाव पे और फिर लोकसभा चुनाव? देखिए, पहला इम्पैक्ट तो कल ही नजर आ गया। मध्य प्रदेश में जो भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसमें केंद्रीय मंत्रियों को कहा गया है कि आप विधानसभा लड़िए। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया, प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया गया विधानसभा, कुछ सांसदों को टिकट दिया गया है। राजेश विजयवर्गीय जैसे सीनियर मोस्ट नेता को कहा गया है कि आप इंदौर लड़िए। पिछली बार उन्होंने अपने पुत्र को लड़ाया था, राजेश विजयवर्गीय ने। फिर इसी ढंग से कैलाश विजयवर्गीय, हाँ कैलाश विजयवर्गीय, राजेश नहीं, कैलाश विजयवर्गीय। अच्छा, फिर इसी ढंग से आप देखिए कि कोई पाठक हैं, उनको भी कहा गया है। तो ऐसे अपने सांसदों को जब विधानसभा चुनाव में उतारने की जब नौबत आ जाए तो उससे तो लग ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी पतली है राज्य विधानसभा चुनाव में। और कल मैं प्रधानमंत्री जी का जब भाषण देख रहा था, जो आज अखबारों में छपा है, जिन जिन राज्यों में चुनावी भाषण में उन्होंने ये कहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे विरोध करने के लिए कुछ नहीं था, मजबूरी में समर्थन देना पड़ा। तो मैंने ये देखा कि अब भाषण में जो है अब वुमेन रिजर्वेशन बिल पे आ गए हैं, क्योंकि अब 10 साल की उपलब्धि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 5 साल से जिस राज्य में तोड़ के सरकार बनाई थी उन्होंने विकास के नाम पे, वहां बताने के लिए कुछ नहीं है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने चूंकि भाजपा के कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। तो मेरा ये मानना है कि विधानसभा जो चुनाव है उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, और यही बीच में इसीलिए एक शगुफा इन्होंने छोड़ा था कि वन नेशन वन इलेक्शन,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जिस ढंग से रिएक्शन हुआ है और जिस ढंग से इनको आइडिया लगा कि जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो ये जुडिशियल उसमें स्क्रूटनी में भी मामला जा सकता है, या किसी भी तरीके से एक बीच में खबर ये भी आई थी कि 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव टाल के हम लोकसभा करवाएंगे, लोकसभा के साथ करवाएंगे। ऐसा भाजपा के अंदर एक घबराहट थी कि अगर 4 राज्य हम पहले हार गए तो उसका लोकसभा पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बीच में एक कॉरिडोर में सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि ये चुनाव टाले जा सकते हैं 4 राज्यों के और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन उसी बीच कहीं से इनको ये भी भनक लगी कि ये भी जुडिशियल स्क्रूटनी में आ जाएगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे चुनाव कराने का ऑर्डर दे दिया तो सरकार की बड़ी फजीयत होगी, इलेक्शन कमीशन की फजीयत हो जाएगी। तो ये सारी स्थिति देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में कशमकश जारी है और भाजपा के लिए देखिए किसी भी फ्रंट से बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, चाहे वो गठबंधन का मसला हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी को आप ये देखिए कि एक एक 2-2 जिले के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है एनडीए गठबंधन में और एक इतना बड़ा स्टेट का जो गठबंधन है टूट के चला गया। बेशक जयललिता जैसा करिश्मेटिक नहीं है लेकिन पार्टी है, पार्टी अभी एग्जिस्ट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत आज भी तमिलनाडु में लेफ्ट ग्रुप है, सीपीआई है, सीपीएम का प्रेजेंस वहां पे है। अगर आप देखें तो दोनों पार्टियों का प्रेजेंस है और दोनों पार्टियों का शायद स्टालिन से गठबंधन भी होता है। तो मेरा मानना है कि जिस पार्टी का तमिलनाडु में इतना कमजोर स्थिति हो वो गठबंधन तोड़ने की स्थिति में नहीं थी। अब इनके हाई कमान के लीडर्स ने पता नहीं या स्थानीय नेताओं ने क्या उनको फीडबैक दिया, क्या बैकअप दिया और किस ढंग से उन्होंने लगातार स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर अन्ना द्रमुक जो था लगातार अपने आप को बड़ा वो महसूस कर रही थी और हो सकता है अन्ना द्रमुक जो है बहाना भी मार रही हो निकलने के लिए। देखिए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने कभी भी अपने डेवलपमेंट की बात नहीं करी। 2 चीजें बीजेपी की राजनीति देखिए, बीजेपी की राजनीति का एक उदाहरण था कि जब नॉर्थ इंडिया में बिहार जैसे स्टेट में बीजेपी को गेन करना था अभी पिछले दिनों, तो वहां पे आपको याद होगा कि तमिलनाडु में कुछ बिहारी मजदूरों को पीटने की घटनाओं को बीजेपी ने बहुत उभारा और एक फॉल्स वीडियो भी बिहार में बना के चलाया गया ताकि बिहार के अंदर एक पोलराइजेशन हो, बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, तमिलनाडु की बदनामी हो। लेकिन इनफैक्ट ये सारे घटनाक्रम का जब तमिलनाडु में बातचीत हुई तो द्रविड़ जो लोग थे या तमिल जनता थी उसने इसको स्वीकार नहीं किया। जब ये पता चला कि फर्जी वीडियो भी बना के चलाया गया और ऐसे यूट्यूबरों के माध्यम से चलाया गया जिनका बीजेपी का प्रोटेक्शन था, तो एक तो ये बीजेपी राजनीति कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी वहां पे तमिलनाडु के अंदर भी डिवाइडिंग पॉलिटिक्स कर रही है। कोंगू नाडु का अलग रीजन हम बीजेपी बना देंगे, जो कोंगू स्टेट्स है, कोंगू रीजन है जिसमें 4-5 जिले आते हैं और जहां पे डोमिनेंट कास्ट गौंडर जाती है, प्लानी स्वामी की जाती है, ये खेतीहर जाती है। कभी कहती है कोंगू नाडु बना देंगे, कभी कहती है बाकी तमिल अलग स्टेट बना देंगे। मीन्स कि बीजेपी के पास तमिलनाडु जैसे स्टेट में कोई विजन नहीं है कि कैसे हम यहाँ पे डेवलपमेंट के बेस पे तमिलनाडु जैसे स्टेट में भाजपा बढ़े। और बीजेपी धर्म की जो पॉलिटिक्स करती है उस धर्म को तमिल हिंदू स्वीकार नहीं करते। वो हिंदू होते हुए बीजेपी के जो धार्मिक जो एक एजेंडा है या धर्म का जो एक परिभाषा जो बीजेपी देती है या नॉर्थ इंडियन जो एक बीजेपी के जो धर्म का जो एक कल्चर है उसको धर्म का जो एक स्वरूप है उसको साउथ इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करते, खास करके तमिलियन एक्सेप्ट नहीं करते। तो बीजेपी के लिए तो कर्नाटक के हार के बाद, क्योंकि कर्नाटक में ये घुस गए थे, बीजेपी तो पहले ही 90% बहुत डाउन थी। अब तमिलनाडु में इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि नीचे नागपुर से नीचे जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नागपुर से नीचे बीजेपी के दरबार की औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा को कब्जा करने की कोशिश करी थी और कहते हैं औरंगजेब का पतन वहीं से शुरू हो गया था। तो दक्षिण को कंट्रोल करना बड़ा आसान काम नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये जो 3 जो सबसे नीचे के राज्य हैं वहां से बीजेपी बहुत ही इस बार 2024 के इलेक्शन में वो भी बीजेपी अब बड़ी खुशी गले लगा रही है। क्या आप आइए मेरे साथ। जेपी सर, कल से विधानसभा में बात करेंगे, लेकिन संजीव जी जो कह रहे हैं उसका फाइनल कमेंट। नहीं, संजीव जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ऐसा है ना कि देखिए दक्षिण में बीजेपी के पास
अगर अभी भी कोई गुंजाइश है तो थोड़ा बहुत कर्नाटक में गुंजाइश हो सकती है, बाकी इनके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दक्षिण पूरा साफ है। केरल में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां खाता भी नहीं खुलेगा। तमिलनाडु में भी जो पिछली बार एक आध दो विधानसभा सीटें जीत गए थे एआईडीएमके की वजह से, अब की बार वहां भी खाता खुलने की स्थिति नहीं है। दूसरी बात, एआईएडीएमके ने इनके केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी वहां की यूनिट को लेकर के कि इस तरह वो हम लोग के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इससे एआईडीएमके में और जो है वो क्या कहते हैं गुस्सा बढ़ गया। तो ये सारे फैक्टर हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब इनको खून के लिए इनके लिए कुछ भी नहीं है तो ये कहते हैं 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखेंगे वाली स्थिति है कि चाहे हम आज ऐसे भी हारेंगे ऐसे भी हारेंगे तो फिर हम अपने मन की करके हारें, हम क्यों जो है वो दूसरे के मन की करके हारें। तो ये स्थिति है सर। ये दक्षिण साफ है इनका, दक्षिण साफ है और जो है वो बाकी जगह भी साफ है और नहीं तो हाफ है। ये पोजीशन इनकी लगातार जो है डिटोरिएट होकर खराब होती जा रही है और आपका जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान सब जगह इनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है और इनके लोग ही इनको जो है हराने के प्रति प्रतिबद्ध। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल से हम लोग विधानसभा पे एपिसोड शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम जो एपिसोड हैं इस पे आप सुनेंगे और बहुत बारीकी एनालिसिस विश्लेषण सुनेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया, थैंक यू सर।